हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममता वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ममता वर्मा स्टडी 24 में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज का हमारा टॉपिक है वाक्य यानी सेंटेंस। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के व्यवस्थित समूह को व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है गाइज। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के व्यवस्थित समूह को। ठीक। शब्दों का व्यवस्थित समूह का मतलब क्या है? हमारे शब्द इधर उधर ना हो, एक सीक्वेंस में होने चाहिए। जैसे राम घर जाता है। ठीक है, राम घर जाता है, ये हमारा क्या है? शब्दों का एक व्यवस्थित समूह है। लेकिन अगर हम कह देते हैं राम जाता है घर। ठीक है, राम जाता है घर, ये हमारा क्या है? अव्यवस्थित समूह है। ठीक है, तो समझ में आया वाक्य क्या है? शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका क्या हो, सार्थक अर्थ निकले, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब देख लेते हैं वाक्य के लिए अनिवार्य तत्व कि एक वाक्य में क्या क्या होना चाहिए। वाक्य के लिए अनिवार्य तत्व। वाक्य के लिए अनिवार्य तत्व। ठीक है, तो इसमें है आपके 6 ऐसे तत्व हैं। जैसे सार्थकता। पहला देख लेते हैं सार्थकता। सार्थकता का मतलब जो भी सेंटेंस बनेगा, जो भी वाक्य बनेगा वो सार्थक हो, यानी वो अर्थ को देने वाला हो। ठीक है। दूसरा आपका आता है योग्यता। ठीक है, योग्यता मतलब जो सेंटेंस है, जो वाक्य है वो सार्थक है, यानी शब्दों को देने वाला है, तो योग्य भी हो। मतलब जैसे हमने बोल दिया वह खाना पीता है, उसमें योग्यता का अभाव है। क्यों? क्योंकि खाना को खाया जाता है, पिया नहीं जाता है। तो आपका सार्थकता, योग्यता हो गया। अब देखते हैं आकांक्षा। आकांक्षा मतलब होता है इच्छा। मतलब सेंटेंस अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, उसमें किसी भी वाक्य की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया जाता है, यहाँ अभी हमें आकांक्षा है किसकी? सब्जेक्ट की, कर्ता की। ठीक है, मतलब वह जाता है, तो हमारे शब्दों में आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक। निकटता का मतलब जब भी हम कुछ बोले या लिखें तो उसमें निकटता होनी चाहिए, परस्पर निकटता होनी चाहिए। जैसे हमने बोला राम ने, देखिएगा, राम ने रावण को मारा। ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको बोल रहे हैं निकटता, मतलब हमारे शब्दों में परस्पर निकटता होनी चाहिए। अगर हमने कह दिया राम ने रावण को मारा तो ठीक है। अगर हम ऐसे बोलते हैं राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो इसमें निकटता का अभाव है, यानी शब्दों में निकटता नहीं है। तो शब्दों में निकटता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा और निकटता आपकी हो गई। और जो अगला आपका है पद क्रम। क्या है? पद क्रम में क्या होता है? वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसे कर्ता, क्रिया और कर्म। ठीक है, जैसे हमने लिखा वह स्कूल जाती है। ठीक है, तो ये आपका पदक्रम तो ठीक है, वह स्कूल जाती है। लेकिन अगर हमने यही कह दिया जाती है
वह स्कूल, ठीक है, जाती है वह स्कूल। तो क्या इसमें पदक्रम है? नहीं है, ठीक। और लास्ट है आपका अन्वय, ठीक है, अन्वय। अन्वय में होता है मेल, यानी अगर हमारा कर्ता स्त्रीलिंग का है तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग लगेगी, ठीक है। अगर हमारा कर्ता पुल्लिंग है तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग लगेगी। जैसे हमने कहा बालिका, सॉरी हम लिखते हैं बालक जाता है, ठीक है, बालक जाता है। तो इसमें बालक हमारा पुल्लिंग है तो क्रिया भी हमारी क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन अगर हम ये लिख देते हैं बालक जाती है तो क्या हमारा सही है? नहीं, हमारा ये गलत हो गया। तो हम देख लेते हैं, हमने पढ़ा वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया, राम घर जाता है, ठीक है, ये हमारा व्यवस्थित समूह है और ये हमारा अव्यवस्थित समूह है। वाक्य के लिए अनिवार्य तत्व, तो वाक्य के लिए 6 अनिवार्य तत्व हैं। सार्थकता, यानी जो शब्द हो उसका सार्थक अर्थ निकले, ठीक है। योग्यता, यानी कि शब्दों में, वाक्यों में योग्यता होनी चाहिए। आकांक्षा, वाक्यों में किसी भी शब्द की आकांक्षा ना हो, यानी वाक्य हमारा क्या हो? पूर्ण हो। निकटता, निकटता मतलब क्या हो गया? शब्दों में परस्पर निकटता हो, ठीक है, समीपता हो। और है आपका पदक्रम। पदक्रम मतलब होता है कि शब्द जो है हमारे एक पद के अकॉर्डिंग हो। मतलब शब्द अगर हम लिख रहे हैं तो पहले हमारा कर्ता, क्रिया और फिर कर्म हो, ठीक है। पहले हमारा क्या हो? कर्ता हो, फिर कर्म हो, फिर क्रिया हो, ठीक। और हमारा जो अन्वय है, अन्वय मतलब होता है मेल। मतलब अगर हमारा कर्ता स्त्रीलिंग है तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग में होनी चाहिए। अगर हमारा कर्ता पुल्लिंग है तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग में होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गए आपके वाक्य के अनिवार्य तत्व। अब हम देख लेते हैं वाक्य के अंग, ठीक। वाक्य के अंग, ठीक है, वाक्य के अंग। क्या पढ़ना हमें? वाक्य के अंग। एक वाक्य के 2 अंग होते हैं, ठीक। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2, जिसे हम कहते हैं उद्देश्य, उद्देश्य। दूसरा आपका होता है विधेय, ठीक है, उद्देश्य और विधेय। यानी जो वाक्य का कर्ता वाला भाग होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और कर्ता को छोड़ करके, जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, वह विद्यालय, विद्यालय में पढ़ता है, वह विद्यालय में पढ़ता है। ये आपका हो गया वाक्य। अब हमने बताया वाक्य के 2 अंग हैं, ठीक है। वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के 2 अंग हैं। एक आपका है उद्देश्य, ये पार्ट हो गया आपका उद्देश्य, और ये वाला पार्ट हो गया आपका विधेय। उद्देश्य को हम क्या कहते हैं? कर्ता। जिसके बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे वह विद्यालय जाता है, हम पूछते हैं क्वेश्चन, कौन से हमें उद्देश्य प्राप्त होता है? हम पूछते हैं कौन विद्यालय जाता है, हमें आंसर मिलता है वह विद्यालय जाता है, ठीक है। वह हमारा हो गया उद्देश्य। और जो भी उद्देश्य के बारे में कुछ भी बताता है वो हमारा क्या होता है? विधेय होता है, ठीक है। उद्देश्य और विधेय पता चला। उद्देश्य हमारा वो है, उद्देश्य को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जिसके बारे में कुछ भी बताया जाए वो हमारा क्या होता है? उद्देश्य होता है। जैसे वह विद्यालय जाता है, अगर हमें नहीं पता हमारा उद्देश्य क्या है तो हम यहाँ क्वेश्चन कर लेंगे, कौन विद्यालय में पढ़ता है? कौन विद्यालय में पढ़ता है? आपको आंसर क्या मिलता है? कौन विद्यालय में